पर जीडीपी की हुंकार 8.2 हुई विकास की रफ्तार। तो ये अपने आप में हमारा विशेष आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, और इस खबर पे बात करने के लिए अर्थ जगत से जुड़े हुए दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद। उनका परिचय आपसे कराते हैं। शुभमोय भट्टाचार्य जी हैं, वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार। इसके अलावा डॉक्टर चरण सिंह जी, जाने माने अर्थशास्त्री हैं और सीईओ हैं ई-ग्रो के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुभमोय जी आपका भी, चरण सिंह जी आपका भी, इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए। शुभमोय जी, आपसे अगर पहले समझना चाहें कि अगर ये सेकेंड क्वार्टर के नंबर्स 8.2 जो ये रफ्तार दिखा रहे हैं, इसकी बड़ी वजहों को समझना चाहे, फंडामेंटल्स को समझना चाहे, तो किस तरीके से देखा जाए इनको? शुभमोय जी। शुभमोय जी का हम रुख करेंगे, उससे पहले डॉक्टर चरण सिंह जी का रुख करते हैं। चरण सिंह जी, 8.2 जो परसेंट ग्रोथ दिखाई पड़ रही है, इसका बड़ा कारण क्या है? कैसे इसको आसान शब्दों में समझा जाए? चरण सिंह जी। बड़ा साधारण सा इसका जवाब है, हमारी जो नीतियां हैं, खास करके ये जब जीडीपी ग्रोथ होती है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ की बात की जाती है, इन्वेस्टमेंट की बात की जाती है। कोविड के दौरान से जिस तरीके की नीतियां हमने अपनाई, जब पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में जिस तरीके की नीतियां वो लोग अपना रहे थे, एकदम स्टिमुलेंट्स दे रहे थे, पर हम लोगों ने दूरदृष्टि से कुछ उस टाइम किया, कुछ आगे किया, कुछ आगे किया, उसी टाइम पे हमने अनाउंस करना शुरू कर दिया था। इसलिए आप देखेंगे कि हमारे यहाँ इन्फ्लेशन भी कंट्रोल में थी और ग्रोथ भी काफ़ी अच्छे तरीके से ऊपर बढ़ रहा है। आज आपने जो डेटा दिखाया है, कहाँ पे 5.6%, फिर 6, ऐसे करते करते आज वो दिन आ गया कि हम लोग 8.2% पे ग्रो कर रहे हैं। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है। इतना विशाल देश है, इतने विशाल देश के अंदर इस तरीके का ग्रोथ रिकॉर्ड करना और कंसिस्टेंटली रिकॉर्ड करना, एक से आगे एक। आपको हैरानगी होगी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जून में जब डेटा रिलीज किया था आगे की प्रोजेक्शंस का, तो उस टाइम पे उन्होंने क्या डेटा रिलीज किया था? 6.5 क्वार्टर वन, 6.7 क्वार्टर टू। उसके बाद जब अगस्त में रिलीज किया, तो तब क्या रिलीज किया? 7 क्वार्टर टू के लिए। आज आप देख रहे हैं 8.2 है हमारी ग्रोथ रेट। तो उसका कारण नीतियां जो हम लोग पिछले 4-5 वर्ष से अडॉप्ट कर रहे हैं, वो क्या नीतियां हैं? हम लोगों ने एक तो फिस्कल पॉलिसी को बहुत संभाल कर यूज किया, डेफिसिट को कंट्रोल में रखा। मॉनेटरी पॉलिसी आप पिछले 1 वर्ष से देख रहे हैं, उसको लूजन करना शुरू किया। उसके बाद टैक्स रेट्स में काफी हमने कटौती की, डायरेक्ट टैक्सेस में। हाल ही में जीएसटी में भी कटौती की और उसको रैशनलाइज कर दिया। इस तरीके का जब माहौल बना पूरे देश में, और कुछ मॉनसून भी ठीक रहा, तो एग्रीकल्चर भी बड़ा अच्छा रहा। तो जहां पर हमारी नीतियां और जहां पर जिस तरीके का माहौल बना, उसका ये नतीजा है, ये परिणाम है। आप जो देख रहे हैं कि हमारा ग्रोथ रेट कंसिस्टेंटली, एक होता है ऊपर नीचे उछाल कर रहा है, वैसा नहीं है। आप कंसिस्टेंटली अगर नोट करेंगे, तो आप देखेंगे ग्रोथ रेट बहुत कंसिस्टेंटली एक के बाद एक ऊपर बढ़ रहा है। देखिए, आपको मैं बताता हूं, जो क्वार्टर टू था 24-25 का, हम लोग 5.6% पे थे। उसके बाद आए 6.4, फिर 7.4, फिर 7.8, फिर 8.2। एकदम जैसे कंसिस्टेंटली हमारी पॉलिसीज चल रही हैं, उसी तरीके हम लोगों का ये चल सर रहा है। तो इसका आप बात कर रहे हैं कि कंसिस्टेंसी के साथ में हम आगे बढ़ रहे हैं, रिफॉर्म्स की आप बात कर रहे हैं, लेकिन जो भारत को जो टैरिफ का एक तरीके से सेटबैक कहा जा सकता है, या जिस प्रकार की जो वैश्विक आर्थिक चुनौतियां थी, वो तो लगातार हमारे लिए दिक्कतें पैदा कर रही थी। फिर ये कंसिस्टेंसी क्यों? खासतौर से अगर मैं आपको सेक्टर वाइज पूछना चाहूं कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग है, विनिर्माण है, वहां पे लगभग डबल डिजिट की ओर जाते हुए दिखाई पड़ रहा है, 9.1 के आसपास में। ये क्या इंडिकेटर्स है और कैसे ये फर्दर भविष्य के लिए हमको एक रास्ता दिखाता हुआ नजर आता है? देखिए, ये भी नीति का ही नतीजा है। अमेरिका ने इतने बड़े बड़े टैरिफ हमारे पे लगा दिए, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। हमारे एक्सपोर्ट्स भी ठीक चल रहे हैं, ऊपर से हमारी ग्रोथ रेट भी ठीक चल रही है। तो यही तो सारी नीतियां हैं, यही तो सारी रिजिलियंस है देश के अंदर, कि हम लोगों को अब इतना विशाल देश और इस तरीके की नीतियां बननी शुरू हो गई हैं कि अगर दुनिया हमें डराने की कोशिश करे, तो यहाँ पे कोई असर होने वाला नहीं है। तो अभी मैन्युफैक्चरिंग का आपने उदाहरण दिया। जी। अपने देश के अंदर ही डोमेस्टिक डिमांड इतनी ज्यादा है और ग्रोथ इतनी रफ्तार से हो रही है। आपने जो आंकड़े बताए,
कि 4.8 से 8.4% हमारी ग्रोथ रेट मैन्युफैक्चरिंग में चली गई। उसका मेन कारण ही यही था कि हम लोग विद इन दी कंट्री हमारी कंजम्पशन बड़ी स्ट्रांग चल रही है विद इन दी कंट्री। तो वो क्यों इतनी स्ट्रांग चल रही है? वही इसलिए चल रही है क्योंकि डायरेक्ट टैक्सेस को रैशनलाइज किया, जी। जीएसटी को रैशनलाइज किया, इंटरेस्ट रेट्स को कम किया। उन्हीं नीतियों के कारण हमारी कंजम्पशन भी सॉलिड चल रही है। एक और बात मैं आपसे कहनी चाहूंगा, हम लोग जो विकसित भारत 2047 का टारगेट लेके चल रहे हैं, उससे एक किस्म का पूरे देश में एक माहौल भी बना हुआ है कि हमने ग्रो करना है। स्टेट बाय स्टेट स्ट्रैटेजीज बन रही हैं, उससे एक किस्म का कॉन्फिडेंस बन रहा है। आप देख रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में अभी देख रहे हैं जेवर एयरपोर्ट बनने वाला है। तो इस तरीके के जो मैन्युफैक्चरिंग हब्स, गति शक्ति के जो हम लोगों ने जी। स्ट्रैटेजीज बनाई, और उसके बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया, साथ में हमने टैक्स कंसेशंस दिए, जी। उसका ये नतीजा आप देख रहे हैं कि ग्रोथ रेट कंसिस्टेंटली चल रही ठीक है। है सर, मैं आपके अब पास में और सेक्टर्स पे आऊंगा, लेकिन उस क्योंकि आपने भी एक्सपोर्ट का जिक्र किया, तो मैं आपसे पूछूंगा। इस वीक तो हमारा शुभमोय जी भी जुड़ गए, उनका भी रुख करते हैं। शुभमोय जी, टैरिफ को लेकर लगातार बात हो रही थी और अभी हम चर्चा कर रहे थे कैसे एक्सपोर्ट भी हमारा 5.6% बढ़ा है, मतलब इस क्वार्टर 2 के लिहाज से, जिसके बहुत तेजी से डिप होने की बात की जा रही थी, वहां पे भी इजाफा दिखाई पड़ रहा है और पूरे क्वार्टर्स के नंबर की बात करें तो 8.2 है। बड़ी वजहें आप क्या देखते हैं शुभमोय जी? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो Q2 का जो नंबर्स है, इस पे लोगों को अचरज इसलिए हो रहा है क्योंकि लोगों ने ट्रम्प टैरिफ्स का जो इम्पैक्ट था उसको काफ़ी जल्दी इम्पैक्ट होने का असर उनको दिखा था, और इसीलिए लोग को सरप्राइज लग रहा है कि 8.2% कैसे हो गया। लेकिन अगर हम एज ए सीक्वेंस में अगर देखें कि हमारा इकोनॉमी का किस तरह से आगे बढ़ रहा था आफ्टर ए डाउन टर्न पिछले साल, तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा सरप्राइज नहीं है। हालांकि एक्सपोर्ट सेक्टर्स के आपने जिक्र किया है, और मैं कहूँगा एक्सपोर्ट्स में अभी जो फिगर्स जो इनफैक्ट नवंबर के डेटा आज ही रिलीज हुए हैं, और उसको अगर आप देखें तो आप देखेंगे एक्सपोर्ट्स के जो नंबर्स हैं उनका जो काबिलियत है वो अगले क्वार्टर के नंबर्स पे आपको दिखेंगे। तो कुल बनाकर मिलाकर ये बन रहा है कि ये Q2 के नंबर्स जो इतने बुलंद आए हैं वो क्यों आए हैं। तो इसके आने का वजह एक बहुत बड़ा है कि हमारे एमएसएमई सेक्टर में ग्रोथ रेट काफी शक्ति पकड़ लिया है। क्यों आया है? क्योंकि अगर आप आरबीआई के डेटा अगर आप देखें जो जीडीपी से अलग है, उसमें आप देखेंगे क्रेडिट ग्रोथ टू एमएसएमई सेक्टर 28% है। ये अचरज करने देने वाली बात है कि इतना फास्ट, इतना ह्यूज क्रेडिट ग्रोथ एमएसएमई सेक्टर में कैसे जा रहा है जी। उसको अगर आप साथ में कंपेयर करें कि हमारे जो जीडीपी के डेटा में एक्सपेंडिचर की अगर हम देखें कि किस किस क्षेत्र में एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, तो आप देखेंगे प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस लाया है। प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमारा एक वीकनेस था जो हमें काफी देर से समय हमें इस पर हमने चिंता जताए हुए थे। तो दोनों मिलाकर बेसिकली लार्ज स्केल, यानी कि सिर्फ हम जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात करते हैं, हम फाइनेंशियल सेक्टर की बात करते हैं, उनसे हटकर जी, ग्रोथ को एक नया लेग मिला है, एक नया शक्ति मिला है। शुभमोय जी, आप जो बात कह रहे हैं वो बहुत बेसिक तरीके से समझ में आ रही है, लेकिन इस बात को थोड़ा सा और कैसे समझा जाए कि जो हम कर रहे हैं एक नेशन के तरीके से, जो भारत कर रहा है, दुनिया के तमाम बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं क्यों नहीं कर पा रही हैं? वैश्विक जो जीडीपी है वो 3.2 के आसपास है। बहुत बड़े बड़े देश लेस देन 1% की जीडीपी है, कोई 3% पे, कोई 2% के आसपास में है। भारत इतना बेहतर कर रहा है इन तमाम वैश्विक चुनौतियों के बीच में, वो किस तरह से समझा जाए उस बात को शुभमोय जी? इसका वजह इसलिए है क्योंकि हमारे इकोनॉमी के पॉपुलेशन बहुत यंग है और हमारा इकोनॉमी लार्जली इनवर्ड लुकिंग है। हमारे इकोनॉमी के जो फोर्सेस हैं जो हमें गति देता है वो हमारी इकोनॉमी के अंदर से आते हैं। हम बाहर के दुनिया से के साथ एक्सपोर्ट या इंपोर्ट के ऊपर हम ज्यादा निर्भरशील नहीं है। वो हमें सपोर्ट देता है लेकिन उस पर ही हम बैठे हुए नहीं है। और इस वक्त ये जो कुछ सालों से एक वेरी इंटरेस्टिंग चीज जो हुआ है वो ये हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो फिस्कल पॉलिसी रहा है वो बहुत बैलेंस्ड रहा है। जो हमने फिस्कल प्रूडेंस
सरकार ने बार बार, और इसको एक बहुत बड़ा रिफॉर्म मैं मानता हूं कि जो फिस्कल प्रूडेंस सरकार बना के रखे हैं, इससे रिजल्ट ये हुआ है कि हमारे इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति का जो स्तर है वो जी। बहुत कम हो गया है। इससे क्या हुआ है कि जो निम्न वर्ग के जो लोग हैं उनके पास इनकम स्पेंड करने के लिए कॉन्फिडेंस आया है, और वो कॉन्फिडेंस दोनों तरीके से देख रहा है। एक तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ा हुआ जी। है, साथ में एमएसएमई सेक्टर में क्रेडिट का जो स्रोत है वो काफी ज्यादा छलांग लगाया है। ये दोनों ही बताता है कि हमारा जी। ग्रोथ काफी ज्यादा, जिसे कहते हैं विस्तार लेता हुआ दिखाई पड़ता है। डॉक्टर चरण सिंह जी, ये क्योंकि सिर्फ इस बात को हम सेक्टर वाइज जो बात कर रहे थे, सर्विस सेक्टर में भी डबल डिजिट की ओर हम बढ़ते दिखाई पड़ रहे हैं। साथ ही साथ अगर मैं एग्री सेक्टर की भी बात करूं तो वो भी 3.5% या उससे थोड़ा सा आगे एक तरीके से दिखाई पड़ रहा है। इसको कैसे समझा जाए, क्योंकि एग्रीकल्चर का एक बहुत बड़ा बेस है और भारत की अर्थव्यवस्था में उसका रोल भी बहुत बड़ा है। चरण सिंह जी। बिल्कुल, और एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर आप देखें, शोभा जी, ये मेरा सवाल चरण सिंह जी से है। चरण जी जी जी, से, मैं आता हूं आपके पास। जी चरण सिंह जी। एग्रीकल्चर तो मॉनसून अच्छा हुआ है, तो एग्रीकल्चर तो लग ही रहा था कि बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, और अच्छी अच्छी बात है पिछले कुछ वर्षों से एग्रीकल्चर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और वो बेसिकली मॉनसून के कारण है। जो दूसरी बात आपने कही सर्विसेज सेक्टर की, उसमें फाइनेंशियल सेक्टर, रियल एस्टेट, प्रोफेशनल सर्विसेज, सबसे ज़्यादा उछाल उसमें उस सेक्टर में आया 6.9 से 9.9%। तो वो मुझे लग रहा है कि वो एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर, क्योंकि बैंकिंग पूरा उसमें कैप्चर हो जाता है, और जैसे अभी आपको बता रहे थे कि एमएसएमई सेक्टर का क्रेडिट और बैंकिंग सेक्टर में हमारे स्ट्रेस्ड एसेट्स एकदम कम हो गए हैं, और बैंकिंग सेक्टर की एक्सपेंशन, क्रेडिट और डिपॉजिट दोनों बड़े अच्छी रफ्तार से चल रहे हैं। रियल एस्टेट भी काफ़ी अच्छी तरह से चल रहा है। थोड़ा जो हम लोगों को नीचे जिसने किया है वो थोड़ा कंस्ट्रक्शन का है, पर कंस्ट्रक्शन कई बार मुझे लगता है क्योंकि मॉनसून इस पीरियड में आता है, तो इसलिए हल्की सी चोट कंस्ट्रक्शन उस टाइम पे खाता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो इसलिए जो मेन सर्विसेज सेक्टर का कंपोनेंट्स हैं उसमें जो बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर है, ये दोनों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, जिस कारण जी वो आप इतनी अच्छी ग्रोथ दोनों में देख रहे हैं। बिल्कुल। शोभा जी, जल्दी से इस बात को भी कि अब ये जो Q2 के नंबर्स हैं, ये आगे फर्दर कैसे आगे बढ़ते हुए हम देखें भारतीय अर्थव्यवस्था के इस पहिए को, सेक्टर वाइज या ओवरऑल की बात की जाए? दो चीज़ है। एक तो पिछले करस्पॉन्डिंग Q3 के जो पिछले साल का जो क्वार्टर है वो उसमें इजाफा हुआ था, इसलिए उसमें एक प्रेशर रहेगा। हमें अभी जो लो बेस का जो बेनिफिट मिला था वो हमें नहीं मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ आपको बेनिफिट मिलेगा किस चीज़ का? जीएसटी का। इस क्वार्टर Q2 में जो ग्रोथ आया है ये जीएसटी रिफॉर्म से बिल्कुल इसका कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि ये अप्रैल टू सितंबर क्वार्टर है। अक्टूबर से दिसंबर की जो जंप आएगा वो जी जीएसटी से ताल्लुकात रहेगा, और दैट विल आल्सो गिव अस अ काफी ज्यादा हमें अपसाइड में सरप्राइज देगा। जी बिल्कुल, एक तरीके से हम उम्मीद भी मोमेंटम बनते हुए देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए। निश्चित तौर से भारतीय अर्थव्यवस्था के लिहाज से एक बड़ी खबर है, जहां से देश की